नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आर.के. क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर जो सीजीएल का जो पेपर हुआ था, जो सीजीएल का जो पेपर है 2018 में जो वैकेंसी आई हुई थी और उसका जो पेपर हुआ वो 2019 में हुआ है। इन सभी पेपरों को और इसका जो सेक्शन है, जो मैथ का सेक्शन है, हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और एक बेहतर अप्रोच के साथ कि कैसे सवालों को जल्द से जल्द करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या सवाल को सभी तरीके से सॉल्व करना ज़रूरी था या कुछ सवाल उसी तरीके से टिक किए जा सकते थे। देखो, आज इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पे यदि नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में लाइक भी करें और लाइक कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, जो सीजीएल 2019 में जो पेपर हुआ है उसके जो क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ आपके पास। देखिए, ये पहला क्वेश्चन था कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करता है, 9 किलोमीटर रफ्तार से जाता है, बिंदु पर लौट आता है। यदि पूरी दूरी कुल 2/1/3 घंटे लगे तो उसके द्वारा तय की गई तो कुल दूरी कितनी है। तो देखो, अगर ये सवाल आपको लगाना है तो देखो इस सवाल में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास देखो, इस सवाल में आपको टाइम दे के रखी है, टाइम दिया है 2/1/3 और आपकी स्पीड दे के रखा है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपकी, तो आप मुझे बताइए यदि स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो क्या है, 12:12 कितना है, 9 है। अच्छा, आपको पता होगा टाइम का रेशियो क्या होगा, ठीक इसी का उल्टा होगा, यानी 9:12 हो जाएगा। यानी कि अगर कब काट देंगे तो 3:4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि पहला वाला जो 3 घंटा लेगा तो वो 4 घंटे ही लेगा, लेकिन इसके हिसाब से पूरी यात्रा में लगे कितने हैं, 7/1/3 आवर्स। इसका मतलब अगर टोटल हम देखें कि जो टोटल कितना है, ये 7 है, क्या इसी की वैल्यू 7/3 नहीं होगी? तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 नहीं हो जाएगी? आपसे पूछा क्या है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी चाहिए ना। आप देखिए कि अगर आप एक की वैल्यू 1/3 है, अगर इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। तो आप इससे बिल्कुल गुणा नहीं करेंगे, गुणा करना है तो आप इससे करेंगे कि अगर 1/3 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर 1 का मान 1/3 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, गुणा करोगे 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 यानी कि उसको जाने में 1 घंटा यहाँ से लगा। अच्छा, 12 की रफ्तार से 1 घंटा गया होगा तो 12 किलोमीटर। चूँकि ये पूछा है पूरी दूरी ने, तो 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, यानी इस सवाल का उत्तर 24 किलोमीटर कुल दूरी थी। आप देखिए, सवाल में कुछ करना था नहीं, 12 इसका रेशियो लेना था, रेशियो को ही बराबर कर देना था, ठीक है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो अगला सवाल है कि षष्ठभुज का आकार एक मैदान में इतना है, इतने रुपए की दर से जाना है और ये लगाना है आप। तो आप देखो, आपको पता है षष्ठभुज का क्या एरिया और √3/4 a² होता है, और चूँकि भुजाएं 6 होती है इसलिए इंटू 6 होता है, और ये 2400 √3 हो जाएगा। आप देखोगे कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और ये देखोगे ये 400 बार जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और a बराबर कितना आ जाएगा, 1600 के स्क्वायर 40, यानी एक भुजा तो उसकी 40 आ गई। क्या कहा है, सभी तरफ बाढ़ लगाने हैं ना। अच्छा, बाढ़ लगाने हैं तो बाढ़ लगाने का खर्चा इतना है। अच्छा, ये बताओ, अगर 40 एक है तो पूरी 6 तरफ बाढ़ लगेगा। भाई, ये अगर षष्ठभुज है आपका, देखिए अगर ये आपका षष्ठभुज है, अगर आपका षष्ठभुज है तो बाढ़ कितनी तरफ लगेगा, ये चारों तरफ, ये 6 भुजाओं पे बाढ़ लगेगा ना। अगर एक भुजा 40 है तो 6 भुजा कितनी होगी, 40 × 6। अच्छा, एक का खर्चा कितना है, एक का खर्चा है 18.50 रुपये। आपको इतना गुणा करना है। देखो, गुणा नहीं करना, आप एक बार देखो, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका डिजिटल सम काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ से ये 9 को काट दीजिए, ये देखो पहले यहाँ से डिजिटल सम कितना आ रहा है, देखो 8 1 9, ये 5 बच्चा, 6 25 30, 3 3 चौक को 12, यानी कि डिजिटल सम कितना आएगा,
3। आप देखो ये 9 5 2 7, ये ऑप्शन नहीं है। 5 3 15, 6 आएगा नहीं आएगा, 9 5 आएगा नहीं आएगा, 4 3 12, 2 1 3 सवाल का उत्तर। ठीक है, आप देखो इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं थी आपको। ठीक है, चलिए डिजिटल सम क्या होता है इसके बाद एक वीडियो आएगी आपके पास, पूरी एक डिटेल वीडियो आएगी डिजिटल सम पे जो डिपेंडेंट होगा पूरा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखो तीसरा सवाल है, बिंदु ए से किसी वृत्त पर ओबी पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है ताकि बी ए सी 40 डिग्री हो, और एक जीवा है सीपी जो बी ए के समानांतर है। तो और इस तरीके से कुछ करना है आपको। देखो चलो हम एक सुनहरा सा अपना एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये सर्किल हो गया। आप देखो एक कोई पॉइंट है आपके बाहर, ये कहाँ से ए है, ये कोई पॉइंट ए है। ए से क्या किया जा रहा है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची जा रही है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची जा रही है। ठीक है, और ये बी ए सी है, तो ए है तो इसको मान लेते हैं ये बी होगा, ये सी होगा, और यही कहा है उसने 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री है, सी पी के बी ए समांतर, बी ए के समानांतर खींची जाती है, इसका मतलब इसको कहाँ से, यहाँ से खींचा जाता होगा, तभी ये इसके पैरेलल होगी और ये हो जाएगा आपका सी पी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कोण बताइए, आप सी बी पी बताना है आपको, इसका मतलब आपको ये एंगल बताना है, यानी इस एंगल मतलब ये आपको इस थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल है, आप बिल्कुल कोई चिंता ना करो। आप देखो कि पहली चीज़ें आप देखो, आपको पता होगी कि बाहर किसी बिंदु से जितनी भी एक सर्किल पे स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, अगर स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो इनके सामने का कोण भी तो बराबर होगा, तो इसके सामने ये दोनों कोण ये और ये बराबर होंगे। अच्छा, अगर कोण बराबर होंगे, एक 40 डिग्री है तो बचे कितने हैं, 140 डिग्री, तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या ये 70 डिग्री और ये क्या ये 70 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आपको एक बात तो पता है कि अगर कोई पैरेलल लाइन, याद रखना कोई पैरेलल लाइन होती है तो एकांतर कोण उसके बराबर होते हैं, तो ये और ये एकांतर कोण नहीं होंगे, तो ये भी 70 डिग्री नहीं होगा, ये 70 होगा तो ये 70 होगा। समझ रहे बात को? अच्छा ठीक है, अगर ये दोनों 70 डिग्री हो गए तो उसके बाद देखिएगा एकांतर कोण 70 डिग्री हो गए। और एक और आपको थ्योरम पता है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। एक थ्योरम और क्या है, एक थ्योरम और आती है बच्चा कि अगर कोई एक सर्किल है, सुनिएगा ध्यान से, कोई एक सर्किल है और इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए और इसके अंदर कोई इस तरीके से फिगर बना दी जाए, तो इसका जो ये एंगल होगा, इसका जो ये एंगल होगा, ये अगर ये थीटा है तो इसी के ये भी थीटा होगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो आप अब अपने फिगर की तरफ ध्यान से देखिए कि ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है, देखो ये जो काटा काटा सा है ये स्पर्श रेखा ही है, तो ये कोण होगा जो 70 डिग्री है, तो क्या ये भी 70 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये 70 तो थीटा कितना 40 डिग्री आ जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, आप सवालों को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस सवाल में कुछ है नहीं, जो बाहर से सर्किल आएंगे ये दोनों के दोनों टेंजेंट जो होंगे, ये जो स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, जो टेंजेंट है वो दोनों बराबर होंगे, तो इनका एंगल भी बराबर होगा। एंगल बराबर होगा तो ये एकांतर कोण होने की वजह से ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। और ये जो बचा कोण है, इस थ्योरम की वजह से जो एक सर्किल है, एक स्पर्श रेखा और उनके अंतः कोण जो बराबर होते हैं, तो ये इसकी वजह से 70 है, तो 70 हो जाएगा, 7 7 40, थीटा का मान 40 डिग्री। और यही इस सवाल का उत्तर था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, 2014 में निर्यात किए गए एसी के प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 15 में बीसीई की संख्या। तो देखो एसी पूछा है, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 14 है ना, तो 14 देखो कितना पीला वाला है, तो पीला वाला ए कितना है 27, सी कितना है 43, और 27 43 क्या आपको पता है कि ये 30 और ये 40 यानी कि 70 हो जाएगा। अच्छा, अगर जैसे ही 70 आया, ठीक है 70 आया, आप दूसरी तरफ देखिए बी और ई 15 में, तो 15 का हरा है, तो बी कितना है, बी है 33 और ई है 57, और 33 57 आपको पता होगा 90 होगा।
एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इस सवाल का उत्तर 7:9 आ जाएगा। अनुपात ही पूछा था, सवाल में कुछ था नहीं। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। देखो 1200 रुपये की राशि 12% प्रतिवर्ष की दर से एक सही 1/4 वर्षों में मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए आपको। देखो अंतर चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो देखो हम निकालते हैं, आप समझिएगा इस बात को। देखो आप देखो प्रतिवर्ष 12 है ना, आप देखो 5 मासिक है ना, तो टोटल कितने महीने हो जा रहे हैं? 4 एकम, देखो एक साल में होते हैं 12 महीने, और 1/4 वर्ष में अगर महीनों की निकालोगे संख्या कितनी आएगी? 3 महीना, यानी 12 और 3 कुल मिला के 15 मंथ है आपका। 15 मंथ है अगर, अच्छा 15 मंथ में 5 मंथ की कितनी साइकिल बनेगी? तो 3 साइकिल बनेगी। तो 3 साइकिल बनेगी, तो अगर बताओ साल भर में, एक साल में 12% है, तो 5 महीने में कितना होगा? 5%। भाई अगर 12% पूरे साल का है 12 महीने का, तो 5 महीने का तो कितना आ जाएगा? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अच्छा अगर 1/20 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। देखो अगर देखा जाए, इसका मतलब है कि कोई राशि अगर 20 रुपये से 21 रुपये पहले साल होगी, तो ऐसा काम 3 बार होगा, साइकिल 3 है, तो इसका क्यूब हो जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा? ये 8000 हो जाएगा और ये 9261 आ जाएगा। क्यूब याद है ना? ठीक है, चलिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अच्छा ये बताओ ब्याज कितना आ गया? आपको पता चला कि 1261 रुपया ब्याज आया। कितना आया? 1261 रुपया ब्याज आया। अच्छा ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये क्या है आपका? CI है। अच्छा SI क्या हो जाएगी? 8000 का आप मुझे बताना 15 महीने का 15% होगा, तो 15 × 120 हो जाएगा। 1200 रुपया क्या आ जाएगा इसका? ये SI आ जाएगा। अंतर कितना आया? 61 रुपये का, यही तो अंतर आएगा। अच्छा लेकिन पैसा आपका 8000 नहीं है, 8000 की है 12000। कितना गुना हो गया है? आपको पता चलेगा ये 1.5 टाइम्स हो गया है। तो आप 1.5 टाइम्स हो गया है, तो चलो 1.5 टाइम्स हो गया है, तो आपका जो ये अंतर होगा ये भी तो 1.5 बार हो जाएगा। तो आप देखोगे ये 61 चला जाएगा और 30.5 आ जाएगा। टोटल देखोगे 91.50, यानी कि यही आपका सवाल का उत्तर था। देखो कुछ करना नहीं है, आप देखो 3 साल के लिए 5% के हिसाब से 20 और 21 होगा, तो 3 साल का हो रहा है। तो आपको पता होगा कि जब परसेंटेज निकालते हैं जितनी साइकिल होती है उतने बार होता है। 20/21 × 20/21 यही होता है, क्यूब हो जाता है। तो ये 8000 हो जाएगा, ये 9261 हो जाएगा। अच्छा अंतर कितना आ गया? CI आपका 1261 रुपये आ गया है। अब वहीं SI चेक करें तो 1200 रुपये आएगा। ठीक है, तो 61 रुपये इनका डिफरेंस कितना है? 61 रुपये। लेकिन 8000 की जगह आपकी वैल्यू थी 12000 रुपये। जब 12000 रुपये है तो 1.5 टाइम्स है, तो ये भी तो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आ गया आंसर। अच्छा ठीक है, अगर देखो आप, एक तो तरीका ये था, ठीक है, एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो एक दूसरा तरीका है, याद रखना आप। देखो आपकी जो प्रिंसिपल था कितना है? जो प्रिंसिपल है आपका वो है 12000। अच्छा अगर 12000 है तो आपको पता चला है ये कि 3 साइकिल तो बननी है, 3 साइकिल बनेगी, और 5 महीने की अगर 3 साइकिल है तो 5 महीने में 5% आपका लगेगा। इसका मतलब ये 1/20 फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिएगा, 3 साल की जो CI होता है उसका एक तरीका होता है 331। 331 का मतलब होता है जो पहले साल जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का जितना % होता है उसका 3 गुना, फिर जितना आता है उसका 3 गुना, फिर उसका 1/20 करके 3 गुना होता है। ये क्या होता है? ये SI और CI की जब क्लास लेंगे ये पूरी तरीके से हम बताएंगे इसको क्या होता है। अभी आप इसको एक बार में समझ लीजिए। ठीक है, देखो 331 इसका एक रूल है। अब देखो अगर मैं 12000 का 1/20 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 600 आएगा।
600 मैंने ऊपर लिख दिया। अब 600 का 1/20 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा, 30 मैंने ऊपर लिख दिया। अब 30 का 1/2 निकालूंगा मैं तो 1.5 आएगा ये। अच्छा 6 त्रिका 1800 और ये कितना आया 90 और ये कितना 1.5। अच्छा 12,000 का CI जो कि CI तो ये आ गया, SI कितना आएगा, SI कुछ नहीं आएगा। आप देखो 5% के हिसाब से 15% होगा, 15% अगर 12,000 का निकालोगे कितना आ जाएगा 1800, यानी इसमें से 1800 ही घट जाएगा और ये 1800 कटा और यही तो बचा और यही इस सवाल का उत्तर है, यानी कि 91.5 91.5 यही इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, उम्मीद है आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग किए होंगे। इस रूल के लिए आप याद रखिएगा कि कुछ नहीं करते, ये 12,000 का 1/20 पर 1/20 फिर इसका 1/20 फिर एक इसका 1/20, इस तरह से आप करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये रूल को हम CI और SI में बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो उम्मीद है हम लोगों ने लगा दिया और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि त्रिभुज ABC में कुछ है, कुछ इस तरह से दिया है। देखो ABC में AB और AC को D और E बिंदु तक बढ़ाया जाता है तो P पर मिलते हैं अगर A बराबर, इसके दो वो होते हैं, इस पे बेस्ड 2 सवाल आते हैं तो मैं दोनों सवाल को बताता हूँ आपको। देखो मैंने ये 2 बनाया मैंने। एक क्या होता है बच्चा, एक होता है कि आंतरिक समद्विभाजक यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर दोनों का आके यहाँ मिलता है तो ये केस होता है। तो इसके लिए सीधा याद रखिएगा कि ये ABC अगर इसका निकालना होगा तो इसका होता है 90 प्लस कोण A/2, ये इसका फॉर्मूला। अगर आपका आंतरिक कोण समद्विभाजक दिया हुआ हो तो आपको ये थीटा की वैल्यू चाहिए, ये थीटा, लेकिन अगर इस थीटा की वैल्यू चाहिए तो 90 माइनस कोण A/2 होता है। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू। तो आप देखो आपसे पूछा क्या है, बिंदु तक है D और E तक बढ़ाया गया, यानी ये सवाल है DE तक बढ़ाया गया है और CBD और इसका जो है कि आंतरिक समद्विभाजक P पर मिलते हैं। आपसे क्या पूछा है, A 72 डिग्री है तो आपको पता है 90 72 का आधा 36 हो जाएगा, 90 में से 36 चला जाएगा 54, इस सवाल का उत्तर। ये 2 केस आते हैं, दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद 30% की हानि होती है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखो आप जानना, ये CP होगा, ये SP होगा, ये MP होगा। अगर MP आपका 600 रुपये है, आपको 25% की छूट दे रहा है, 25% मतलब 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 1/4 कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। आप बताइए 150 होगा ना, इसका मतलब 450 रुपये SP है, उसको 30 रुपये की हानि हुई है, 30 रुपये की हानि हुई है बेचने पे, इसका मतलब 480 रुपये उसकी खरीद रही होगी ना। तो हानि का परसेंटेज बताना है। आपको पता है प्रॉफिट या लॉस होता है जो CP पे काउंट किया जाता है। तो देखो कितना हुआ 30/480, आप काटोगे तो 1/16 आ गया। और 1/16 आते ही आपको कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन याद है कि नहीं, 1/16 है तो कितना हो जाएगा 6.25% सवाल का आंसर। अगर ये नहीं याद है आप देखिए बेसिक परसेंटेज की जो बेसिक क्लास हुई थी उसमें मैंने परसेंटेज को डिस्कस किया था, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखो 2014 में निर्यात किए गए 2014 में निर्यात किए गए BDE प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में ACDE की कुल संख्या का बताना है। आप देखो 2014 पीला वाला है तो पीले वाले पे BDE है ना, तो पहले देखो B का मतलब ये 25 और D का मतलब है 45 और E का मतलब है 50। आप देखो ये 60 20 80 80 8 5 13 यानी कि 130। ठीक है ना, देखो 45 और ये 50 50 20 70 और 70 30 सॉरी 120 आएगा, ये कितना हुआ 120 आया। अच्छा
और ये देखो ACDE देखो 2015 में, 2015 हरा वाला है। ACD देखो ये 35 और C का मान 40 और D का मान कितना है 55। आप देखो ये 60 3 90 90, ये कितना आ गया 130। आपसे क्या पूछा है ACD और EV है ना, सॉरी ये EV अभी है। देखो E कितना है 57, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका हुआ था 130 और ये कितना हो जाएगा 187 187। ठीक है। अच्छा, आपसे क्या पूछा है कि वाहनों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, तो आपको देखो कुल परसेंटेज निकालना है ना। देखो आप देखो 120 है, यही निकालना है 187 का कितना परसेंट है। अब देखो काटने पे मत लग जाना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये 3 से नहीं कटने वाला, फिर बड़ी संख्या है, आने पे बहुत दिक्कत है। आप सीधा ध्यान दो कि देखो अगर 187 पूरा अपने आप में 100% होगा, 187 अपने आप में 100% होगा। अच्छा 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 18.7 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। आप देखो 18 का कितनी बार जाने पे देखो सब में 6 लगा, इसका मतलब 6 बार तो जाएगा। 18 छक्का 108 और 7 छक्का 42 और 108 और 42 4.2 हो जाएगा कितना 112। यानी अगर ये 60% चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 112.2। ठीक है, बचा कितना चल जाएगा, बचा कितना रह जाएगा 7.8, यही बचा होगा। अच्छा 7.8 है, अगर 10% की वैल्यू 18.7 है तो 1% की वैल्यू कितना रहा होगा 1.87 रहा होगा। अच्छा आप देखो किससे मल्टीप्लाई करने पे बात बन जाएगी। आप देखो अगर आप इसे 18 है 78 के पास लेके जाना है तो 18 चौक को 72 और 18 पचे 90, यानी 5 बार में तो ज़्यादा चला जा रहा है। 18 चौक को 72 यानी 4 बार में कितना आ जा रहा है 7.2 आ जा रहा है। अच्छा और ये कितना हो जाएगा 2.8 आ जाएगा। आप देखोगे 7 2 9 और ये 10, रुको 1 मिनट, कितना आ जा रहा है 1.87 है ना। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से कितना चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चौक को 72 और 7 चौक को 28। रुको थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। देखो 28 हो गया 748 होगा 748, यानी कि 7.48 के आसपास। इसका मतलब 74 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सॉरी 64 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप देखो कैलकुलेट करने पे मत रहना, आप सीधा आप आंसर कर सकते थे कि 18 पॉइंट यानी कि 6 बार तो जाएगा ही जाएगा, यानी 60% 112 इसके आसपास जाना है। इसके आसपास 2 ये आंसर तो बहुत बेहुदा टाइप के थे, बिल्कुल नहीं हो सकते। या तो 63 होता या तो 64.2 होता, तो आप यहाँ से आराम से गेस कर सकते थे। अन्यथा अगर काटने लगोगे तो बहुत समस्या होगी, बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो ये इस टाइप के जो सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल को सीधा बनाते हैं कि आप देखो ये हानि हो रही है ना, हानि कब होती है? हानि तभी होती है जब आपका सीपी ज़्यादा हो आपके एसपी से। इसका मतलब है कि 72 वस्तुओं का जो सीपी रहा होगा आपके 72 वस्तुओं के एसपी से बड़ा रहा होगा, तभी हानि हुई होगी। और यहाँ से 8 वस्तुओं के बराबर हानि हो जा रही है, किसकी? बिक्री मूल्य एसपी के बराबर। आप देखोगे 72 सीपी बराबर कितना हो जाएगा 80 एसपी। आप काटोगे 9 और 10 हो जाएगा। इसका मतलब सीपी 10 रुपये है, सीपी कितना है 10 रुपीज़ है, एसपी कितना है 9, तभी ना घाटा हो रहा है। तो कितना ओवरऑल घाटा हुआ, 1 का घाटा हुआ 10 पे, 1/10 मतलब 10%। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इस सवाल के लिए मैं आपको कुछ सवाल ये है आपका, ये आपको कुछ चीज़ें आपको जानना चाहिए। इसका फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। देखो फॉर्मूला याद रखना। देखो कहीं भी a³ + b³ + c³ - 3ab अगर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके 2 फॉर्मूले आते हैं। a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² + c² माइनस, ठीक है, माइनस ab - bc - ca। ठीक है,
एक फार्मूला तो ये होता है। इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है? इसका दूसरा फार्मूला होता है 1/2 हाफ ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है। अच्छा, अगर आप इसी को थोड़ा सा और डिराइव करोगे तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन के लिए आप एक और चीज़ें नोट कर लेना। देखो कुछ चीज़ें और है, थोड़ा सा समझो इसको। देखो अगर आप इसी को एक और चीज़ें हैं, यहीं से इसका एक और फार्मूला भी लिख देना। अगर a प्लस बी प्लस सी होता है दूसरे ब्रैकेट में, अगर ये सीधा इसकी वैल्यू चाहिए तो सीधा a प्लस बी प्लस सी और फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। ठीक है, एक तो ये होता है। अच्छा, एक और फार्मूला इसका बनता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस b ब्रैकेट में b माइनस सी प्लस c ब्रैकेट में c माइनस ए, ये भी बनता है। तो इसको, इन चार चीज़ों को याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये, इसको याद रखना। ये सारे के सारे एक फार्मूले के तरीके हैं। इनको आप खोलोगे, इनमें होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप खोल के करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन ये सीधा सीधा रट के रहना चाहिए। रात में कोई उठा के पूछे बताओ a प्लस बी प्लस सी का माइनस 3ab का, तो सारे के सारे फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो अगर ये फार्मूले हुए तो हम ये देखो अभी इस फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। आप देखो सवाल जो था, चलो यही सवाल था। देखो इस सवाल को देखो, आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए ना। अभी इसकी वैल्यू छोड़ो, हम अभी निकालते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में 4xy जेड अगर हम जोड़ देते हैं तो 4xy जेड में से 3xy जेड घट के एक खाली xy जेड आएगा, फिर अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इसके वैल्यू पे फोकस करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको बताए हैं कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि 19 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 361 माइनस 3। अच्छा क्या था? एक्स वाई जेड यही था ना, तो इसका मतलब 114। आप देखोगे कितना आ जाएगा? 19 गुणे 361 माइनस 314 42, 342 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? ये यहाँ से आपको आ जाएगा 19 इंटू 19, ये आ गया यानी कि 361। क्या आप बात समझ पाए? यानी कि इतने की वैल्यू तो कितनी आई है? इस पूरे की वैल्यू आई है 361। पूरे की वैल्यू कितनी आई है? 361। लेकिन आपको तो चाहिए ये। अच्छा ये चाहिए तो आप क्या करोगे? आपको पता है आपके पास तो ये है, लेकिन आपके पास यहाँ माइनस था। लेकिन अगर माइनस में ही आप जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड है, अगर आप इसी में प्लस 4xy जेड अगर जोड़ देते हो तो क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस xy जेड ही तो बचेगा, और इसका अंडर रूट ले लो। इसका मतलब क्या है? आपको कुछ नहीं है, इस 361 में आपको जोड़ना है 4 इंटू 217 और इसी का अंडर रूट लेना है। तो आप देखो कितना आ जाएगा? ये 361 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 800, 16 चौको 64, 864 हो जाएगा और 65 हो जाएगा। कुल मिला के आपको कितना आ जाएगा? ये 1225 आ जाएगा और अंडर रूट लगेगा, और 1225 मतलब 35। और यही इस सवाल का आंसर था। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए सवाल को आराम से समझिएगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो
ए भी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। कितना दिन? अच्छा देखो, ए प्लस बी जो है वो 25 दिन में काम कर पाता, बी अकेला 33 से 1/3 का 33 से 1/3 का मतलब 1/3। अच्छा 1/3 कर पा रहा 15 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा? 1/3 बराबर 15, यानी कि ये 45 दिन में करेगा, यानी बी करेगा 45 दिन में। इनका एलसीएम कितना होगा? 5 9 45 और 5 25, ठीक है, इनका ये आ जाएगा एलसीएम। अच्छा ये अगर एलसीएम आ गया इनका, तो इनके क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो ये 9 और ये 5। अच्छा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर ए प्लस बी की पावर 5 9 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू क्या 4 नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी 4। अच्छा अगर 4 आ गई है तो पूछा क्या है? ए अकेला उस काम के 4/5 भाग को। अच्छा 4/5 भाग कितना होगा? 15 भाग कितना होगा? यही होगा ना। तो 5 3 15, 3 3 का 9, और यही 4 से कराना है, 4 से भाग दे दोगे तो कितना आ गया? 15। इस सवाल का उत्तर। समझ गए? कुछ बात समझ पा रहे हो? सवाल बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है, बेहद टाइप का, ठीक है। चलो इसे आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखो इस सवाल को निकालने के लिए क्या है कि कुछ संख्याएं दे के रखी, 28 से विभाजित करना, y का सबसे छोटा मान लेना। देखो यहीं से क्लू है, y का सबसे छोटा मान लेना, इसका मतलब है y को आप छोटा से छोटा मान चेक करो। अच्छा आप देखो, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको y का सबसे छोटा वैल्यू चाहिए तो आप सिर्फ y का सबसे छोटा वैल्यू चाहिए, आप इस 3 को पकड़ो। क्यों? तीनों की मैंने क्यों पकड़ा? क्योंकि मुझे पता है 88 का मतलब है कि अगर कोई संख्या 88 से कट रही है, इसका मतलब वो 11 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। और 8 कटने का क्या नियम है? 8 कटने का नियम ये है कि कोई संख्या अगर 8 से कट रही है तो उसके आखिरी के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। और 11 से क्या है? 11 से क्या है? 11 से कोई संख्या कटती है तो उसके अल्टरनेट का अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, या तो 0 आ जाएगा या तो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो अभी देखो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आप मैंने पीछे 3 संख्या पकड़ा। अब मैंने पीछे 3 संख्या, तो मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी है, मुझे चेक करना है y का सबसे छोटा मान चाहिए। अच्छा y की जगह अगर मैं 0 रख देता हूँ तो देखो 8 छक्का 48, 2 आएगा यानी 22 नहीं कटेगा, लेकिन 32 कटता है 8 से। इसका मतलब है कि अगर y का मान मैं 1 रख दूँ तो 8 छक्का 48, 2 बचेगा, 1 3, यानी कि 32 आ जाएगा, 8 चौक 32, यानी y का मान तो 1 आ गया। अच्छा y का मान आकर 1 आ गया, अब ये संख्या चेक करनी है 11 से कटेगी कि नहीं। तो 11 से कटने के लिए क्या चेक करते हैं कि अल्टरनेट का जो सम होगा, सब्ट्रैक्ट। देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 प्लस x, 8 4 12, यानी कि कितना आ गया? 12 प्लस x आ गया। अच्छा दूसरे का क्या होगा? 3 1 4 और 4 4 8 और 8 1 9। अच्छा इनका जो माइनस होगा वो या तो 0 होगा या तो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अच्छा 12 में से 9 जाएगा तो 6 प्लस x आ गया, और ये आ गया, सॉरी कितना आ गया? 3 प्लस x आएगा, या तो ये 0 होना चाहिए 11। तो आप बताओ कि इसे 0 रखने के लिए माइनस, और संख्या तो y माइनस में हो नहीं सकती, x माइनस हो नहीं सकती, इसका मतलब कोई संख्या रखना। अच्छा x की जगह क्या रख दे? x की जगह 9 रख दे क्या? क्यों कि x की जगह 8 रख दे, x की जगह 8 रख दे, 8 3 11 हो जाएगा, 11 का मल्टीपल भी हो जाएगा। तो x का मान कितना रख देंगे? x का मान रखेंगे 8। अगर x का मान आ गया तो कितना? 8 3 का 24, y का मान 2 है, 2 गुणे 1 मतलब 2, मतलब कि इस सवाल का उत्तर आपका 22 आ गया, और यही आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सवाल को आप आराम से समझिए, आप आराम से निकाल लेंगे इस सवालों का उत्तर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि आपको ये सवाल दे के रखा है, आपसे इसका मान पूछा है। देखो अगर कभी भी 0 दे के रखा है, कुछ इस तरह से दिख नहीं रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। अगर स्क्वायर की फॉर्म नहीं बनेगी तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये आपसे इंडिविजुअल x और y का मान पूछा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्वायर की फॉर्म बनेगी और वो 0 के इक्वल होगी, तभी ऐसा हो सकता है कि उसने ये पूछा हो। तो अब आप अपना पूरा का जो खुरापात वाला दिमाग है इसी पे लगाइए कि ये आखिर स्क्वायर कैसे बनेगा। तो मैंने देखा क्या कि मैंने 12x और 4xy को देखा, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो xy क्या है भाई, 2xy होता है, जैसे मैंने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। xy कहाँ से आया? ये x और y का ही तो था, तभी ना xy आया। तो इसका मतलब है कि इसमें x भी रहा होगा, इसमें y भी रहा होगा, 4 वाले में,
इसमें x भी रहा होगा, y भी रहा होगा, लेकिन मेरे पास तो x तो एक ही है, वो भी 8x है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इसके दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, इसको अलग अलग टुकड़ों में करना पड़ेगा। अब टुकड़ों में कैसे करें, बड़ी समस्या, कोई बात नहीं, आप चेक करो। इस पहले 12x को उठाओ, 12x का 2ab होगा ना, तो 2ab होगा, इसका मतलब 6x आएगा। अच्छा 6x आया ना, आप देखो 6x को अगर आप देखो यहाँ 9 है, 9 है, इसका मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ये, और यहाँ से अच्छा 3 का स्क्वायर अगर यहाँ से ले लोगे तो 3 गुना हुआ होगा, और फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब है यहाँ से अगर हम 4x स्क्वायर कम हटा दें अलग, 4x स्क्वायर प्लस और यहाँ से 9 ले लें और माइनस 2x 12x ले लें, तो क्या ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 और 12 हो जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर की फॉर्म, बिल्कुल बनेगा। अच्छा यहाँ से बन गया, और यहाँ से क्या बचेगा, 4x स्क्वायर तो बचा ही रह जाएगा, और प्लस y स्क्वायर और प्लस माइनस 4xy ये बचेगा। तो क्या आपको ये भी स्क्वायर की फॉर्म बनती हुई नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा मतलब है। रुकिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि बेहतर आप समझ पाएँ। चलो अगर आप बेहतर समझ पाए, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको पता होगा कभी भी दो इंडिविजुअल वैल्यू अगर दो वैल्यूओं का अगर सम, अगर दो वैल्यू हैं, दो वैल्यू का अगर सम जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये भी 0 रहा होगा, ये भी। क्यों, क्योंकि जीरो जोड़ने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इंडिविजुअल वैल्यू 0 रहे होंगे। अच्छा अगर इसको 0 के बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा x 3 उधर चला जाएगा और बटा 2 नीचे चला जाएगा, 3/2 x का मान। अच्छा यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये रुकिएगा, ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस की साइन है, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका आएगा y/2 x बराबर, अच्छा x बराबर y/2 है, x बराबर 3/2 है, तो x की जगह अगर रख दोगे 3/2 बराबर y/2 अगर हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, y बराबर कितना आ गया 3। तो बस आपको x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, रख दीजिए। तो देखो x का मान रखोगे कितना हो जाएगा, ये 14 इंटू 2/3 सॉरी 3/2 है, 3/2, 2 से काटोगे 7 बार चला जाएगा, और माइनस है माइनस, और ये कितना 15, तो कितना 7 का 21, 21 में से 15 चला जाएगा, 6 इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, तो सवाल में कुछ था नहीं, इंडिविजुअल आपको चेक करना था कि सवाल में कैसे लगेगा। ठीक है, आपको बस स्क्वायर का ज्ञान होना चाहिए कि आप स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं जल्दी से, तो आप सवालों को बहुत अच्छा लगा पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर देखोगे ध्यान से, तो देखो वह पिछले वर्ष की तुलना में 2015 की 32% वृद्धि दिखाई देती है। 32% की वृद्धि आपको देखनी है, तो आप देखो सीधा चेक करते जाओ, आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले देखो बी है, पहले बी को चेक करो, बी को चेक करोगे, देखो 25 है, 25 में से 33 बढ़ा है ना, 25 से 33 बढ़ा, कितना बढ़ गया, आपको पता चला कि ये 8 बढ़ गया। 8 25 में 1/25 कितना होता है 4%, तो 8 में 4 का गुणा करोगे 32, यही सही सवाल का उत्तर था। ठीक है, सीधा सीधा आंसर चेक करते जाना, या तो नहीं समझ में आ रहा तो 100 लगा के सीधा 4 से गुणा लगा के देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखो x + y = 7, xy = 10 है, तो कुछ आपको वैल्यू चाहिए। अच्छा देखो इसको लगाने से अच्छा है आप इसको वैल्यू चेक करो। देखो 10 क्या बनता है, बताओ कोई ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे 7 और गुणा पड़ने, तो क्या 5 और 2 नहीं समझ में आ रहा आपको है। अच्छा 5 और 2 आ रहा है समझ में आपको, तो आपको एक बात पता है कि 0 का निर्माण तभी होता है जब 5 और 2 मिलते हैं। मैंने कहा कि भाई बताओ कि मैंने कहा जैसे 5 × 2 × 2 इसमें कितने 0, तो एक 5 और एक 0 मिलके, एक 5 और एक 2 मिलके एक 0 का निर्माण करते हैं। देखो 5 कितना है 1, 2 कितना है 1, तो ये 1 है तो दोनों मिलेंगे तो एक 0 का निर्माण करते हैं। ये अकेला 2 नहीं कर पाएगा, इसके साथ एक 5 और रहता है तो निर्माण करता है। यानी इस सवाल का उत्तर 20 आता है। क्यों, क्योंकि ये तो 0 बना देगा, खाली बचा क्या 2। मैंने कहा 5 × 2
गुणे 5 गुणे 2 क्या आएगा? तो आपको पता है ये एक जीरो बनाएगा, ये एक जीरो बनाएगा, एक में 2 जीरो आने हैं। तो आप देखो जीरो कब बन पा रहा है? जब 5 और 2 का मेल हो रहा है। अगर 5 और 2 का मेल नहीं होगा तो जीरो की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो जीरो के जीरो बनेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा। 5 और 2 आया है। अच्छा, यहाँ से मैं देखता हूँ, आपको पता चला कि नीचे तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब आएगा, ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा एलसीएम लेके। अच्छा, एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया, यानी 5 का स्क्वायर 125, 2 का स्क्वायर 8, यानी 133 आने वाला है। हमें क्या मतलब है कि किससे क्या आने वाला है नीचे? क्यों? क्योंकि 5 और 2 मिलके एक जीरो ही बनाएंगे, 3 जीरो बनाएंगे, और ये 3 जीरो का मतलब यही सवाल का उत्तर था। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए, बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है, आप आराम से टैकल कर सकते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में एक व्यास है, जीवा है, कुछ दिया गया है। इस सवाल का आपको आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आ गए हम। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे लगाओगे आप। चलो पढ़ो सवाल को। चलिए, ओ केंद्र वाला वृत्त है, मैं एक वृत्त बना लेता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं क्योंकि फिगर की मुझे बड़े फिगर की ज़रूरत है। चलिए, मैंने एक फिगर बनाया। ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसका व्यास AD है। आप देखिए, व्यास अगर AD है तो कहीं यहाँ से गुजरेगा, A हुआ, ये D हुआ, AD है। और AC एक जीवा है जो बिंदु B पर इस प्रकार है कि OB 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, AC एक जीवा है, इसका मतलब A से C कहीं जाएगा तो ये आपका C हो जाएगा। एक जीवा है जिस पे एक बिंदु D इस तरह से है कि OB 5 सेंटीमीटर है, तो O अगर इसका सेंटर है तो B इसका मतलब यहीं कहीं होगा। चलो इसको मान लेते हैं B। अच्छा, ये B कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है। चलो सही है, आप देखिएगा। अच्छा, OBA, कोण OBA, इसका मतलब ये कोण कितना है? आपका 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। अच्छा, DOC यानी ये वाला एंगल, ये एंगल ये कितना है? ये भी 60 डिग्री आपका है। तो BC की लंबाई आपको चाहिए, यानी इसकी कांटा की लंबाई आपको चाहिए। देखो, कांटा की लंबाई चाहिए आपने, तो देखो आप पहले चेक करो कि क्या है। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हो, ये चाप, इस चाप के थ्रू सेंटर पे 60 डिग्री। आपको पता है कि वृत्त में अगर चाप द्वारा केंद्र पे बनाए गए कोण उसका आधा होता है उसके सरकमफ्रेंस पे बनाया गया कोण। देखो, ये अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, अगर ये 60, ये 30, अगर ये छोटू ट्रायंगल में देखो AOB में, तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री हुआ। अब उसके बाद देखो, आप बताओ, एक लीनियर लाइन पे 180 डिग्री का बनता है। एक लीनियर AD क्या है? AD एक लीनियर लाइन है। AD में देखोगे आप कि अगर ये कोण देखो तो ये कोण पूरे 180 होना चाहिए, ये कोण 90, ये 60, तो क्या ये 30 डिग्री नहीं होगा? अच्छा, अगर ये 30 डिग्री ये हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा, ये 60 है तो क्या ये 120 डिग्री नहीं होगा? अगर ये 120 है तो क्या ये 30 नहीं होगा? आप बताओ, इसका मतलब है कि ये OB बराबर है BC के, बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होती है। इसका मतलब OB बराबर होगा OC के। इसका मतलब है कि जितनी भुजा ये है उतना ही भुजा लंबी वो भी होगी, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप इसे भी समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए, सवाल में कोई इशू नहीं है, आप आराम से समझ पा रहे होंगे सवाल को, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च कर देता है, कुछ नहीं, 100 रुपये उसकी अगर इनकम होगी तो उसका एक्सपेंस कितना है? 72 रुपये। इसका मतलब सेविंग कितना होगा? 28%। अगर उसकी इनकम 28 बढ़ जाती %, यानी 128 हो जाएगी, और उसके खर्चे 25%, 1/4 का मतलब 18 चौको 72 होता, यानी 18 और बढ़ जाएंगे। 18 जैसे ही बढ़ेगा ये 90 हो जाएगा। कितनी बचत हो गई? अब 38 हो गई। कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। कितना? 28 पे। अब इसको निकालने मत चले जाना कि कितना % होगा। आप देखो 10% कितना होता है? 2.8 होता है ना। आपको 10 के करीब लेके जाना है। आप मुझे बताओ कि 4 बार लेके जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लेके जाओगे तो 3 दूनी 6 और 8 तिरिका 24, यानी 8.4 हो जाएगा। अब 8.4 तो हो गया है, बचा कितना है? 1.6 आपको जाना है। अब बताओ 1.6 आपको जाना है, आप
1% बराबर कितना हो जाएगा, अगर 10% बराबर 2.8 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 0.28 हो जाएगा। आपको 1.6 के 28 के पहाड़ा में आप देखिए 160 के आसपास कब जा सकते हैं, 28 बचे 140, 28 छक्का कितना होता, 6 दूनी 12 120 यानी 168 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा यानी 135 से थोड़ा सा ऊपर होगा और यही सवाल का उत्तर था। आप समझ पा रहे हो इस बात को, नहीं समझ पा रहे हो? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, उसको तोड़ दे रहा हूँ, बजाय इसको कि मैं 28 से भाग लगाऊँ 1000 को, इससे बेहतर है कि मैं इसको चेक कर लूँ ना कि 3 बार में जा रहा है, 3 बार में 8.4 तक तो चला जाएगा, 1.6 और बच जाएगा। अगर 1.6 बच जाएगा तो 1% बराबर 0.28 है, तो आप बताइए 1.6 जाने में कितना समय लगेगा उसे। तो आपको पता चल रहा है कि 5 टाइम्स में 140 के आसपास चला जा रहा है, लेकिन 6 टाइम्स में वो 168 चला जा रहा है, इसका मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 5 से 6 के बीच में टॉलरेट करेगा वो, इसका मतलब कितना 30 वो 5 ये 35 से 36 के बीच टॉलरेट करेगा। ठीक है, चलिए आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी तो नहीं हो रही है। चलिए देखिएगा, 2015 में ABCD प्रकार के वाहनों की औसत संख्या का 2014 प्रकार की संख्याओं का कुछ निकालना है आपको। आप देखो ABCD है ना, आप 2014 है, इसको चिन्हित कर लो। 14 कैसे, पीला वाले को देखो ABD चाहिए, ABD चाहिए, A का मतलब कैसे 27 है, और B का मतलब कितना है 25, 27 और 25 कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 52, और D है D 52 5 57 और ये 4 कितना हो जाएगा 97 होगा क्या, देखिए सॉरी रुकिए, ABD 14 में निर्यात, अच्छा 14 में A B और D, ठीक है सॉरी ये 45 है ना, ठीक है। देखो 45 और ये 50 20 70 और 20 90 और कितना हो जाएगा 97। ओ सेट सॉरी मैं मैंने आगे ध्यान नहीं दिया, ये 15 का दिया है, 15 का ABD चाहिए, तो 15 का ABD चाहिए तो देखो 35 और 3 38 68 और 5 कितना हो जाएगा बच्चा 68 5 73 और वो हो जाएगा 123, और इसका एवरेज अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 41। अच्छा क्या पूछा क्या है कि ये 2014 में ई वाले से कितना अधिक था, तो आप देखो ई कितना है 50, 14 में 50 कितना अधिक है 9 अधिक है, किससे 50 से, सॉरी कितना कम है ना, कितना कम था 9 कम था 50 से, तो 1/2 होता है 50 का, तो 9 दूनी 18% हो जाएगा, नहीं तो 100 लगा लेना, 2 से काटोगे 18 आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलता हूँ मैं। देखो कॉट थीटा बटा में ये कुछ दिया है, टिग्नामेट्री के सवाल आते हैं तो इसका समझ लेना मुफ्त का नंबर आ रहा है। ठीक है, टिग्नामेट्री का मतलब मुफ्त का नंबर आ रहा है। अब देखो इसको क्या करना है, आप देखो थीटा की कोई सी वैल्यू डाल दो, सीधा कोई सी वैल्यू डाल दो, क्यों, क्योंकि आप देखो लेकिन वैल्यू कौन सी डालो, देखो सेक और कोसेक 45 नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि 45 का मान 1 बराबर होता है। अब क्या करोगे, आप इसका भी नहीं डाल सकते, देखो 1 है, आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको थीटा बराबर 30 डिग्री डालो। अगर थीटा बराबर 30 डिग्री डालते हो तो cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है √3 अपान में, इसका कितना होता है 1/2, और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, और प्लस tan 30 का मान 1/3। आप देखो यहाँ से 2 1 3 आएगा, 3 से यहाँ से खाली √3 आने वाला है। अच्छा √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से 1/2 बचने वाला, और 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 आएगा। आप देखो 30 पे किसका मान 2 आ रहा है, केवल कोसेक ही है जो 30 पे मान 2 देता है, क्योंकि कोसेक 30 का मान साइन 30 का मान 1/2 और कोसेक का मतलब 2 होता है केवल। चलिए इस सवाल के बाद अगले सवाल पे चलिए। देखिए 3 संख्याएं, अगर उनमें से किसी संख्याओं में जोड़ दिया जाता है तो बड़ी और छोटी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा आप एक बात का ध्यान रखना कि ये सवाल अक्सर ये 2018 से, जब से 18 से पेपर होने लगे हैं तब से इस चलन के पेपर से देखा गया है। तो आप इससे सीधा एक बात मन में याद रखना, मैं इसे पूरा करके दिखाता हूँ
कि कैसे करते हैं इस सवाल को। देखो किन्हीं दो संख्याओं का, तो मान लो ए संख्या, दो संख्याएं ए प्लस बी रही होंगी, इसमें सी जोड़ दिया जाता है। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, एलसीएम लेने के बाद 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 2c हो जाएगा और बटे में 2 आएगा। तो मैं सीधा सीधा क्या लिखता हूँ, आप देखिएगा, मैं सीधा सीधा ही लिखता हूँ कि a प्लस बी प्लस 2c, और ये बराबर होगा 2 गुणे 177 के। अच्छा, उसी तरीके से b प्लस सी आएगा, फिर 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 गुणे 163 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद c प्लस a आ जाएगा और प्लस 2b आ जाएगा, ये कितना होगा 2 × 138 आ जाएगा। आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आप देखो 2a है, 2b 2c, और यहाँ से 2b 2b, यानी कि 4 कॉमन ले लोगे अगर, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हो तो इन सब का योग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 8 18 के 8, 80 लगा 1 का 13 14 30 17, और ये 478 आ गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलो हो गया। अब अगर काट दोगे आप तो ये काटने के बाद क्या आ जाएगा 1, 4 1 9 4, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी 2 से काटोगे 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, आप देखोगे 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, कितना होगा 2 दूना 4, 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 239 आ गया है। ठीक है, 239 आ गया। थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन चेक करना। ठीक है, अच्छा ये देखो कितना है 14, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 17 दूना 54, 17 दूनी 34, 340 और 14 340, 354 आ जाएगा। अच्छा, 354 में से अगर आप इतना घटा देते हो तो कितना बचेगा, देखो कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या कैलकुलेशन में। ABC ठीक है, जोड़ते 7 3 10 63 138 170, ठीक है। तो है 7 3 10 18 के 8, 80 लगा 1 का, 6 13 13 1 14 14 3 17 का 7, 80 लगा 1 का 417 478, ठीक है। अगर 2 से काटो 2 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 चौक को 8, 2 तिहाई 6 2 9 18, ठीक है। चलो ठीक है ये। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, a प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, तो c का मान कितना आ जाएगा यहाँ से घटाने पे, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये 14 में से 9 जाएगा 5, और उसके बाद ये कितना 1 कितना 15, और ये कितना c बराबर 115। अच्छा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर देखोगे 163 दूना 16 दूनी 32 320 326, 326 में से अगर इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7, और ये 11 में से 3 जाएगा 8 87। अच्छा आगे देखो 138 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, 13 दूनी 26 260 260 और 16 कितना हो जाएगा 276। 276 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 9 घटाओगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 6 में से 3 जाएगा 3। अच्छा इतना आ गया। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का क्या पूछा है आपका, तो देखो कितना हो जाएगा, कितना 2 8 1 9 1 10, और ये कितना 212, तो कितना है सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या ना। अच्छा सॉरी रुको चेक कर ले, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या चाहिए। ये देखो कितना है 2
और 3 1 4 1 5 152/2 यानी कि 76, और ये सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है भाई। 25 सवालों में से 1-2 सवाल आ जाते हैं कैलकुलेटिव। ठीक है, तो उसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें याद रखना, ये प्रोफार्मा याद रखना कि कैसे है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21, यदि त्रिभुज ABC में देखो, यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB और D इस प्रकार है कि DA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करा लेता हूँ, B ऊपर बनाता हूँ, A और C नीचे बनाता हूँ। तो ABC में भुजा AB पर बिंदु D इस प्रकार है, मैं बनाता हूँ D इस प्रकार है कि BD बराबर 2 और DA बराबर 3 है। तो BC भुजा पर एक बिंदु E है, इस प्रकार है कि DE पैरेलल है AC के, ये पैरेलल है इस AC के। तो आपको क्या चाहिए, AC बराबर 4 है, आपको चाहिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और समलंब का। इसका मतलब क्या है कि कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, इसका मतलब आपको चाहिए, यानी ये जो पीला पीला मैं बना रहा हूँ, इसका और इसका अलग अलग चाहिए। तो कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। आप देखो, किसी भी अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं तो उन त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का अनुपात ही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। अच्छा, आप देखो छोटा ट्रायंगल यानी कि DBE का क्षेत्रफल जो होगा उससे जो अनुपात होगा ABC का क्या अनुपात होगा, छोटा का 2 और बड़ी भुजा का 5, तो इनकी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 25 होगा, तो इसका 4 होगा। अच्छा, आपसे ये समलंब पूछा है, DECA का समलंब पूछा है ना, तो पूरे ट्रायंगल का 25 है और छोटे का ट्रायंगल का 4 है। अगर बड़े वाले में से छोटे ट्रायंगल को घटा दे तो क्या यही समलंब नहीं बचेगा? इसका मतलब 25 में से 4 घटा दो, आप कितना आ जाएगा, 21/4। इस सवाल का उत्तर था। आपको कुछ नहीं करना था, वेरी सिंपल था। आपको पता हो जाता कि 5 का स्क्वायर 25 होता, 4 का यानी 21/4 का अनुपात होता है आपका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इस सवाल को देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2, आपको ये सवाल चाहिए। आप तो इसको लगाने के लिए देखो बेसिक तरीका है, कॉस को, ये cos स्क्वायर थीटा है, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा अगर उस तरह से नहीं सॉल्व करना है तो आपको मैं सीधा मेथड बताता हूँ। आप थीटा का कोई सा वैल्यू डालो, जो थीटा की वैल्यू स्पष्ट हो जाए। आप देखो cos थीटा यहाँ लिखा है ना, आप देखो cos थीटा की वैल्यू कोई रूट में नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो स्क्वायर खोलने पे तो रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ रूट रह जाएगा, 2 कटेगा नहीं, कभी रूट से संख्या नहीं कटेगी। तो इसका मतलब है संख्या ऐसी डालनी होगी जो हमें रूट नहीं दे। तो इसका मतलब कॉस में ऐसा कौन सा मान है जो रूट नहीं देता हो? तो आपको पता है कॉस थीटा जो है कि 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री पे वो 1/2 हो जाता है, वो अंडर रूट मान नहीं देता। अच्छा देखो 2 और 60 डालने पे क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 5 × 1/2 और प्लस 2। आप देखो यहाँ से 1/2 आ जाएगा और यहाँ से 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा और ये 2, और ओवरऑल देखो 5/2 और ये यानी कि 2 आ जाएगा, 2.5 और ये 2 और ये प्लस आधा, 2.5 कट के यानी कि 0 दे रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू ठीक है, 60 डिग्री सेटिस्फाइड कर रही है इसे। तो 60 डिग्री सेटिस्फाइड करे तो कोसेक निकाल लो 60 डिग्री का। 60 डिग्री की वैल्यू क्या, 2/√3 और प्लस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2, यानी कि 3/√3 आता है और कट के √3 आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ही डाल दो, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, आप इसमें देखो कभी भी 30 डिग्री नहीं डालोगे, क्यों? क्योंकि 30 डिग्री पे बिल्कुल नहीं बात बनेगी। आप 45 डिग्री नहीं बनाओगे, क्यों? क्योंकि रूट का मान आ जाएगा और तो में चाहिए, तो रूट का मान तो चाहिए नहीं हमें, तो इसीलिए हमें 60 लेना पड़ेगा और इस सवालों को देख के उत्तर भी लगा दोगे आप। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल 22 हो गया है, 23 सवाल है। देखो कह रहा है कि 400 इतना है रुपये है और इस बीच में बांटा जाता है, लेकिन गलती से यह अनुपात में इतना हो जाता है, तो अब आंसर बता दीजिए। देखो पहले क्या होता था, क्या होना है कि पैसा जो बंटने वाला था 3:5:8 के रेशियो में बंटने वाला था, लेकिन बाद में इस अनुपात में बंटने लगा। तो पहले इसको सिंपल इस तरह से फ्रैक्शन बनाओ जैसे ऊपर वाला है। तो आप देखो इसका एलसीएम क्या होगा, 8 5 4 3 का। तो देखो
8 चौको 32, 8 5 40, 15 8 120, 120 आएगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम 120 है, 3 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ से भाग करोगे 30, और 5 से करोगे तो 24 बार, और 8 से करोगे तो 15 8 120। ये हुआ, इसका मतलब ये बन गया। अब देखो आपको पैसा निकालना है ये, तो देखो 2 रास्ते आपके पास हैं। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इनके डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम तो 3 है, इसका 3 2 5 1, इसका तो 6 है डिजिटल सम, इसका 9 6 5 11 मतलब 2 है। अब देखिएगा 6 5 11 मतलब 2 है, इसका कितना 9 कट के खाली 1 है नहीं। अच्छा, आप अगर देखो इसे पहले पैसा इस भाग में बढ़ता ना, तो आप देखो क्या है 8 5 4 9 9 3 12 12 8 20। अच्छा 20 से अगर भाग करते, 20 से भाग करोगे 4360 को, तो कितना आ जाएगा बच्चा, कितना 216 आ जाएगा। यानी कि इसमें आपको 200, इन सभी में आपको 216 से गुणा करना। अच्छा नीचे वाले में किससे गुणा करना है 216 की देख लेना, 18 2 36 नहीं 200 कितना जाएगा 218 से गुणा करना। नीचे वाले में कितना है आप देखोगे 40 3 70, 70 24 और 15, यानी कि कुल मिला के ये 24 15 कितना 109 आएगा, बिल्कुल 109 आएगा। यानी कि इसमें 100 नीचे वाले में 109 से और ऊपर वाले में 218 से गुणा करना पड़ेगा, और फिर अंतर चेक करना पड़ेगा है। तो अब देखो मैं इसे गुणा नहीं करूँगा, आप देखो इनका डिजिटल सम कितना है, ऊपर वाले का 2, नीचे वाले का कितना है 1, यानी ऊपर से 2 से गुणा कराना, नीचे से 1 है। अच्छा एक बात बताओ कि 3 में 2 का गुणा करते 6, और 2 में 4, 4 में 1 का गुणा करते 4, 6 में से 4 जाता कितना आता, 6 में से 4 गया 2। क्या ये जो A है, ये A है, ये B है, ये C है, D है, A को बताओ, आप बताइएगा A का अंतर 2 है क्या, 2 डिजिट सम है क्या, देखो बिल्कुल है, चलो ये भी ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या है, दूसरे वाले का चेक करो, कहीं और कोई आंसर तो नहीं मैच कर रहा है। अच्छा ये तो A वाले का हो गया। अच्छा B वाले का देखो, 4 दूनी 8 और ये 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 है क्या B वाला, नहीं 5 तो नहीं है, B वाला आंसर नहीं हो सकता। C का देखो 3 2 4 2 6, 6 आता, और ये 5 दूनी 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि C का 4 है डिजिट सम, नहीं C का तो 6 है, यानी ये भी आंसर नहीं होना है। D का देखो 8 दूनी 16 यानी 7, और ये 5 1 6, 7 में से 5 जाए तो 1, यानी कि A और D में से दोनों में से कोई एक सही है। अच्छा अब सही है तो आप चेक कर लो। अच्छा ये बताओ 8 3 24, यानी यूनिट डिजिट आता है 4। अच्छा इसका कितना आता, इसका यूनिट डिजिट आता है 0, 4 में से 0 जाएगा 6, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो आंसर, अभी हमें यहाँ पर अभी बच्चा चेक करना पड़ जाएगा कि ये आंसर दोनों में से कौन से मैच कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो 8 दूनी 16 यहाँ से भी 6 आ जा रहा है, और अंतर यानी कि 4 इसमें भी आ जा रहा है। तो हमें अब चेक कर लेना चाहिए कि गुणा करा के, आप देखो अगर 3 से यहाँ से 109 से गुणा कराते, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कितना आ गया नीचे, ये 2 आ गया। अच्छा कितना आ गया, ऊपर 1 था नीचे 2 आ गया, 1/2 इस सवाल का आंसर था। ठीक है, हम थोड़े से कंफ्यूज यहाँ हो गए थे कि ये 2 कहाँ से आ रहा था, इस वैल्यू को 2 थोड़ी आता, इस सवाल का उत्तर 1/2 आता। ठीक है, थोड़ा सा पेज जगह छोटे होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है आपको, आप ये सारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल सारे के सारे मैंने कराए हैं। आपको और बेहतर सवाल जो है कि, और जो अब इसका दूसरा सेट होगा उस सेट को मैं कराऊंगा। ये सेट था जो आपका वो 1 तारीख 7वां महीना 2019 का पेपर था, और ये इवनिंग शिफ्ट का था, ये इवनिंग शिफ्ट का था। ठीक है, चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, चलिए बाय।